हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज मैं जो है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर आपके सामने लेके आ चुका हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा था, किस तरीके से वहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट भी जो है वहां पर बताए थे छोटे छोटे वीडियोस में। आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर लेके आया हूं। तो यहां से देखो, मिनिमम नीट में दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो रेसिस्टेंस से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से जो है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड क्वेश्चन जो है ना, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा आपके, चाहे मीटर ब्रिज हो, व्हीटस्टोन हो, ठीक है, या पोटेंशियोमीटर हो, यहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट जो है ना मैं यहां पर बताने वाला हूं। अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट की, करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बोल सकते हैं I इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक, कूलॉम पर सेकंड जो है करंट की यूनिट होगी, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि यह वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। दो टाइप का करंट बोल सकते हैं, एक है इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा है एवरेज करंट। देखो, इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब समझो, करंट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लो एक मिनट तक जो है करंट फ्लो हो रहा है किसी भी सर्किट से, तो मैंने एक मिनट से मैंने देख लिया 40 सेकंड में, देखो 40th सेकंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है। नहीं, मैंने वहां पर 40 सेकंड में रोक दिया और वहां पर मेजर किया कि कितनी करंट की वैल्यू है, तो मैं कहूंगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। तो I इक्वल्स टू dq बाई dt, स्मॉल करंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम एवरेज की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एवरेज, मतलब एक घंटे में एवरेज कितना करंट फ्लो हुआ, तो ये कहलाएगा dq बाई dt। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन इस यहां पर किस तरीके से आता है, मान लीजिए करंट जो है टाइम के साथ वेरिएबल है, मान लीजिए I इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3। इस तरीके से एक क्वेश्चन आ गया आपको पूछता है 0 से लेकर 2 सेकंड तक कितना चार्ज फ्लो होगा। तो dq बराबर होता है I dt। अगर I टाइम के साथ वेरिएबल है या टाइम का फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो dq इक्वल्स टू I dt, करंट को इंटीग्रेट कीजिए, फिर आप लिमिट लगा दो 0 से लेकर 2 सेकंड तक, यहां पर आपको टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ वो आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की, अच्छा, करंट डेंसिटी सिंपल क्या है, मेरे पास एक डस्टर है, करंट डेंसिटी का मतलब है यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इधर से करंट फ्लो हो रहा है, इतने एरिया से कितना करंट फ्लो होगा, है नहीं है, किसी एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, परपेंडिकुलरली की बात करेंगे हम यहां पे। ठीक, किसी क्लोज एरिया से या किसी एरिया से कितना करंट अंदर जा रहा है या कितना करंट पास हो रहा है, वो उसका करंट डेंसिटी कहलाता है। जैसे चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बताया था, चार्ज ओवर दिस एरिया या दिस लेंथ, दिस इज चार्ज डेंसिटी। किसी भी एरिया से अगर करंट जाएगा ना, उसको हम बोलेंगे क्या, करंट डेंसिटी। J इक्वल टू होता है I ओवर A। तो I इक्वल टू हो जाएगा J डॉट A, J A cos थीटा। A is a area, J is a current density, थीटा is a angle between J and A। ठीक है, तो यहां पर करंट जो है ना, J एक वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दो डॉट प्रोडक्ट का, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, इसलिए करंट यहां पर कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां से dq इक्वल टू I dt में जो है ना इस बार क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टर है, क्या है, आपके पास जो है कंडक्टर है, कंडक्टर, अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, जिसका बड़ा सा साइज बना हुआ हायर पोटेंशियल है प्लस से लिख देते हैं और लोअर पोटेंशियल को माइनस से लिख देते हैं। आपको पता है करंट ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो है, इस चैप्टर में आपको एक चीज याद रखना है, करंट जो होता है ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है ना नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखो करंट तब फ्लो होगी जब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएंगे, तब करंट बनेगी। देखो, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रिफ्ट होना, इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ना जो है ना, वो क्या कहलाता है, करंट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब है ड्रिफ्टिंग, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, इलेक्ट्रॉन, टी इज रिलैक्सेशन टाइम या टाइम पीरियड कह लीजिए, अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से Vd इक्वल्स टू आई ओवर एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई इनटू एरिया। तो यहां से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है, आई इक्वल्स टू एन ई ए Vd। कौन सा फॉर्मूला बनता है? I इक्वल्स टू एन ई ए Vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में यही रिलेशन है, फिर बता रहा हूं, I इक्वल्स टू एन ई ए Vd। ठीक है, अब आपने ओम्स लॉ देखा होगा। ओम्स लॉ का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब बोले तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अरे वोल्टेज बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ाओ, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे V की वैल्यू बढ़ाओगे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शनल का साइन उठाओगे तो R आएगा रेसिस्टेंस। I इक्वल्स टू यहां से लिख सकते हैं V अपॉन R। क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V अपॉन R, क्योंकि आपने पढ़ा होगा V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। क्या पढ़ा है? V इक्वल्स टू आपने पढ़ा है I इंटू R। तो यहां से I इक्वल्स टू लिख सकते हैं V अपॉन R। अगर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस जो होता है करंट फ्लो का अपोज करता है किसी भी सर्किट पे, किसी भी टर्मिनल्स में जो है करंट फ्लो का अपोज करेगा, उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस लेंथ, किसी भी वायर का जितना ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा क्या होगा? करंट का अपोज होगा, तो रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी एरिया आप कम करोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, तो हम यहां से बोल सकते हैं रेसिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं रेसिस्टेंस जो है ना वो रो एल बाई ए के बराबर है। रो इज ए कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी, केवल और केवल मटेरियल पर ही डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन आने के क्या चांस है? अगर मान लिए कोई एक वायर है, उस वायर को हमने क्या कर दिया? लेंथ काट दिया मैंने, ठीक है ना, लेंथ को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो रेसिस्टेंस जो है ना लेंथ पर डिपेंड करेगा। सिंपल। दूसरा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? एक वायर था मेरे पास 2 मीटर का, उसको मैंने क्या कर दिया? बेंड कर दिया, काटा नहीं है मैंने, उसको बेंड कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इक्वल्स टू L1 बाय L2 का होल स्क्वायर। सर आप पूछेंगे रेसिस्टिविटी कहां गया? क्योंकि मटेरियल के लिए कांस्टेंट है, सेम मटेरियल है, सेम वायर है, मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, तो रेसिस्टेंस पूछेगा कि जब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? फॉर्मूला लगाएंगे R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर हम देखो अभी कभी ऐसे पूछता है कि मान लीजिए लेंथ में 2% का इंक्रीमेंट हो गया, 3% का इंक्रीमेंट हो गया, 4% का इंक्रीमेंट हो गया। जब भी लेंथ में लेस देन 5% का इंक्रीमेंट होता है तो हम हमेशा एरर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरर। तो एरर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन R, डेल्टा R बाई R इक्वल्स टू, ये जो x की पावर n लिखा है ना, ये आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहां पर 2 है ना, l की पावर 2 इंटू डेल्टा L बाई L। देखो, इफ चेंज इन लेंथ by 2% या इंक्रीमेंट इन लेंथ by 2% या डिक्रीमेंट इन लेंथ by 3%, 4%, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, है चेंज, तो डेल्टा L बाई L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2%। तो यहां पर हम 2 से इंटू कर देंगे तो 4%, तो डेल्टा R बाई R इंटू 100 कितना परसेंट से चेंज आ रहा है? रेसिस्टेंस में 4% से चेंज आ रहा है। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन हम आ सकते हैं। तो यहां से 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए। तो सर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कब लगाना है? जब हम इस वायर को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो रेसिस्टेंस पूछेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर कब लगाएंगे? जब हम इस वायर को 2 पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको बेंड कर देंगे। बेंड करके क्या बना देंगे? इससे क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये कब लगाएंगे? ये लगेगा, इंपॉर्टेंट है, एरर्स में लगता है। ये और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई G। लेंथ 2% से इंक्रीज हो गया तो रेसिस्टेंस कितना होगा? सॉरी, टाइम पीरियड कितना होगा? वहां भी हम लगा सकते हैं एरर। ठीक है, तो अगला है
रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में फर्क, रेसिस्टेंस और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। देखो आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, तो रेसिस्टेंस R इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R क्या है, रेसिस्टेंस एट T डिग्री से बोल सकते, सॉरी T डिग्री टेम्परेचर। R नॉट क्या है, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी। अल्फा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको डेटा दे रहा होगा, आप उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये आपकी समरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ और करंट डेंसिटी पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए।